नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती में आज हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को आज हम स्टार्ट करके और आज ही दिल्ली सल्तनत के कुछ पार्ट के बारे में हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 से 1226 AD तक दिल्ली सल्तनत चलती है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वंश कौन कौन से आएंगे? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। पहला गुलाम वंश है, 1206 ईस्वी से 1290 तक इसका समय काल माना जाता है। खिलजी वंश आता है दूसरे नंबर पे, इसका समय काल 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तक। लोधी वंश आता है 1451 से 1526 तक। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं? 5 वंश हैं। अब बात करें कि गुलाम वंश कितने वर्ष तक रहा, तो गुलाम वंशों का जो शासन रहा 84 वर्ष तक रहा भारत में। खिलजी वंश का शासन कितने वर्ष रहा? 30 वर्ष शासन रहा। तुगलक वंश का अगर शासनकाल देखें तो 94 वर्ष रहा, और सैयद वंश का शासनकाल देखें तो 37 वर्ष रहा। और 5वें नंबर की बात करें, लोधी वंश की शासनकाल कितने वर्ष रहा? 75 वर्ष रहा। तो अगर बात करें कि सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था, तो सबसे कम कार्यकाल किसका था? खिलजी वंश का। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तुगलक वंश का था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक एक वंश के बारे में हम अलग से डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। कुल शासक कितने थे? 11। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को, कौन थे ये? तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि मोहम्मद गौरी के साथ बहुत सारे गुलाम आए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय गुलामों को ख़रीदा जाता था, तो इसलिए उन्होंने अब यहाँ से जाते हुए भारत में गुलाम वंश को यहाँ पर राज करने के लिए अवसर दिया, इसलिए वहाँ पर किसका नाम हो गया? गुलाम वंश का शासक मानते हैं। अब इस काल में शासन किसने किसने किया? महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो इस काल में जो महत्वपूर्ण शासक थे, कुतुबी जिसे कुतुबुद्दीन कहते हैं, शमसी जिसे इल्तुतमिश कहते हैं, और बलबनी जिसे बलबन कहते हैं, 3 लोगों का मुख्य शासन रहा। बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे राजा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ताकतवर थे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसी था, इल्तुतमिश था और बलबन था। अब बात करें कि इल्तुतमिश और बलबन किस प्रकार के तुर्क हैं, तो इल्तुतमिश तथा बलबन इलवरी तुर्क थे। ठीक है, और गुलाम वंश में 3 ही दास थे। इस पूरे गुलाम वंश में केवल 3 दास थे जिन्हें खरीदा गया था किसी न किसी से। पहले हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी हो गए दूसरे इल्तुतमिश, तथा बलबन हो गए तीसरे जिनको खरीदा गया था। अब बात करें कि सबसे पहला जो शासक हुआ था कौन हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म स्थान कहाँ पे है? तुर्किस्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रकार के मुस्लिम तुर्क थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क शासक था, इसीलिए इसका जन्म कहाँ पे हुआ? तुर्किस्तान में हुआ। और मोहम्मद गौरी ने गजनी में व्यापारी से खरीदा। मोहम्मद गौरी ने गजनी में क्या किया? एक व्यापारी से किसको खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 को लाहौर में किया गया। ठीक है, और इसकी कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये बात याद हो। अब बात आई कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने किसके नाम पर रखा? सूफी संत कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा, जिसे पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार की जो नींव रखी वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के काकी के नाम पर रखी, जो एक सूफी संत थे। लेकिन इसका कार्य जो पूरा करवाया किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद की, दिल्ली में कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद बनवाया। ठीक है,
तीसरी चीज़ क्या बनाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जो अजमेर में एक मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़ों को मस्जिद बना दिया गया। इसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ठीक है, ऐबक को उदारता एवं दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक को क्या कहा जाता है? उदारता एवं दानशीलता के कारण लाख बख्श नाम दिया गया। अब इसमें जो प्रमुख कवि हुए, बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? हसन निजामी एवं फ़ख्र मुदब्बिर थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई कब हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ों से गिरकर हुई। और इसे कहाँ पर दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। इतनी बात समझ में आ गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या चीज़ें हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी जो राजधानी थी लाहौर थी, लेकिन अगर सैन्य राजधानी की बात करें तो सैन्य राजधानी कहाँ पे थी? इंद्रप्रस्थ में थी। गौरी ने इसे कहाँ से खरीदा? गौरी ने इसे मिर्जा अजी कोका से खरीदा। और ये कहाँ का था? गजनी का था। ठीक है, तुर्किस्तान का था, लेकिन गजनी से इसको खरीदा गया मिर्जा अजी कोका से। उपाधि इसको कौन कौन सी उपाधि दी गई? तो इसे मलिक और सिपह सलार बोला जाता है। ठीक है, इसे अमीर आखूर बोला जाता है, यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख बोला जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक के अन्य नाम क्या है? ऐबक का अन्य नाम था कि पील बख्श। ठीक है, क्योंकि यह लोगों को हाथियों का दान करने वाला था, सबसे ज़्यादा हाथियों का दान करता था। साथ में इसे लाख बख्श कहते हैं, क्योंकि ये उदारता एवं दानशीलता का बहुत समर्थक था। ठीक है, इसे हातिम द्वितीय भी कहते हैं और कुरान खां भी कहते हैं। ठीक है, इसने निर्माण कार्य कहाँ पे करवाया? इसने निर्माण कार्य करवाया चेस्मुन जुमा मस्जिद में, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद का नाम है चेस्मन जुमा मस्जिद। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, अब बात आई कुतुब मीनार जो बनवाया गया, उसको विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, वो विग्रह राज ने बनाया था। लेकिन और 2.5 दिन के झोपड़े में संस्कृत नामक नाटक हरिकेल की पंक्तियाँ लिखी गई थी। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जो गुंबद कला और मेहराब कला था, उसका जनक अगर पूछा जाए तो गुंबद कला और मेहराब कला का जनक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसी के समय में एक कवि हुए हसन निजामी, जिन्होंने पुस्तक लिखी ताजुल मासीर। कौन सी पुस्तक लिखी? ताजुल मासीर लिखी। ऐबक का मकबरा बनाया गया कहाँ पर? लाहौर में। और बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया। बख्तियार काकी की गुरु पूछा जाए कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इसके बाद दिल्ली के सल्तनत पर जो अगला शासक बना वो बना आराम शाह। नाम क्या था? आराम शाह। और ये 1210 से 1211 के बीच शासक बनाया गया। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया। किसके युद्ध में? जुड के युद्ध में इल्तुतमिश ने इसे क्या कर दिया? हरा दिया। तो इसके बाद शासन कौन करेगा? इल्तुतमिश शासन करेगा। ठीक है, अब इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच दिल्ली का शासक बना। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इसे उपाधि दी गई अमीर उल उमरा के, जिसे ईश्वर की भूमि का क्या कहा गया? रक्षक कहा गया। इसके पिता कौन थे? इलम खां थे। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? दिल्ली में बनाई। आगरा में इसने ही न्याय का घंटा लगवाया। ठीक है, इसने ही तुर्के चहलगानी, जिसमें 40 सरदार का एक समूह था, का गठन इसने किया। तारीख़ फिरोज शाही, इसी के शासक काल में लेखक हुए बर्नी ने क्या लिखा? तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही में इल्तुतमिश के समय का इतिहास अंकन किया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के 2 युद्ध समझ गए हैं कि पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। उसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया 1213 ईस्वी में। और इसे किसके बीच लड़ा गया? यलदोज को इल्तुतमिश ने हराया। यलदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ और यलदोज को इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? हरा दिया।
उसके बाद 1221 हुई। 1221 में इल्तुतमिश के समय मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण हुआ, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? चंगेज खां कर रहा था। और इल्तुतमिश को मकबरा शैली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कौन कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने ही अतार्किन का दरवाज़ा बनाया। कहाँ पर? नागौर में इल्तुतमिश ने अतार्किन का दरवाज़ा बनवाया। अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ और अलग तथ्य पढ़ें कि इल्तुतमिश का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री कौन था? निजामुल मुल्क जुनैदी था। ठीक है। इल्तुतमिश, अगर इल्तुतमिश की बात करें तो यह 1210 से 1236 के बीच बैठा था। ये भी तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था और ऐबक का गुलाम होने के साथ साथ ऐबक का दामाद था। और ऐबक ने इसे क्या उपाधि दी? सरे जहांदार की उपाधि दी। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। राजधानी नई दिल्ली बनाई गई। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐबक के उत्तराधिकारी कौन थे? आराम शाह थे, जिसे पराजित किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किस युद्ध में? जुड के युद्ध में। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद चलें 18 फरवरी 1229 को। इस दिन बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान आजम की उपाधि दी। यानी सुल्तान आजम की उपाधि किसने दी? बगदाद के खलीफा ने। इसका अन्य नाम क्या था? नासिर अमीर उल मोमिन इसका अन्य नाम था। सबसे पहले इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। ठीक है, इक्ता का मतलब होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। यानी जो सैनिक इल्तुतमिश के सैन्य में थे उन सभी को क्या कर देता था? धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में क्या प्रदान करता था? भूमि प्रदान करता था। क्योंकि इल्तुतमिश की सेना को हस्ने कल्ब एवं कल्बे सुल्तानी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने जो सेना बनाई थी उसको हस्ने कल्ब एवं कल्बे सुल्तानी कहा जाता है। इसी ने अपने शासनकाल में ही बदायूं में हौजे खास यानी शमसी ईदगाह का निर्माण किया। बदायूं में इल्तुतमिश ने क्या बनवाया? हौजे खास का निर्माण करवाया। 1236 में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को इक्ता का सूबा बना दिया। बंगाल को इक्ता का सूबा कब बनाया? 1226 में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को इक्ता का सूबा बनाया। इसके दरबारी लेखक थे मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने लिखी थी तबकाते नासरी नामक पुस्तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके दरबारी लेखक कौन थे? मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने लिखी थी तबकाते नासरी। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। अगर बात किया जाए कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए तो इल्तुतमिश ने। सबसे पहले टकसाल की जो स्थापना करवाई किसने की? इल्तुतमिश ने करवाई। कहाँ पर करवाई? दिल्ली में। यानी दिल्ली टकसाल की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की। ठीक है, आगे चलें। इसी के शासनकाल में उत्वी नामक एक कवि हुए जिसने अब पुस्तक कौन सी लिखी? निजामी उल हिकायत। यानी इल्तुतमिश के काल में कौन से कवि हुए? इत्वी हुए, जिन्होंने निजामी उल हिकामत की हिकायत की रचना की। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का था एवं तांबे का जीतल चलवाया। ठीक है, सिक्कों के रूप में चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। भारत में पहला मकबरा जो बनवाया था किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई। इल्तुतमिश बयाना पर आक्रमण करते जाते समय इल्तुतमिश क्या हो गया? रोगग्रस्त हो गया, जिसके कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, दिल्ली में ही सबसे स्वयं के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि किस शैली पर स्थित बनी हुई है? इसकी शैली पर बनी हुई है, इसलिए इसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसी ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में गद्दी पर बैठा दिल्ली के। उस समय उसकी माँ कौन थी? शाह तुर्कान एवं पिता इल्तुतमिश था। केवल 1 साल ही ये राज कर पाया। उसके बाद 1236 ईस्वी में ही कौन आ गई? रजिया बेगम आ गई। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा एवं कुलाह को पहना। कुबा का मतलब कोट और कुलाह का मतलब टोपी। ठीक है, सिक्के पर
इन्होंने क्या लिखवाया, उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। सिक्के पर इन्होंने क्या लिखवाया, उद्मत उल निस्वा। इन्होंने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर बनाया, जिसे अस्वाला का प्रधान कहा जाता है। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उससे उन्होंने विवाह कर लिया। किसने, रजिया बेगम ने। रजिया बेगम की हत्या किसने की, रजिया बेगम की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास की गई। रजिया का पूरा नाम था जलाल उद्दीन रजिया। जन्म स्थान कहाँ था, बदायूं। माता का नाम था कुतुब बेगम। माता का क्या नाम था, माता का नाम कुतुब बेगम था। और पिता का क्या नाम था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात याद हो गई होगी। अब आगे की बात करें कि इसी के बाद 1240 से 1242 में बहरम शाह दिल्ली का शासक बना। और दिल्ली का जब बहरम शाह शासक बना तो सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए इसने नायबे ममलियत का पद सृजन किया। बहरम शाह में सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नायबे ममलिकार पद का सृजन किया। सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया, एतगीन को दिया गया। किसको दिया गया, एतगीन को दिया गया। उसके बाद बात आती है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली के शासन पे 1242 से 46 ईस्वी तक बैठे। इनके समय में बलबन अमीर हाजिब के पद पर था। अलाउद्दीन मसूद शाह के ही समय में बलबन आ गया था, जो कि किस पर था, अमीर हाजिब पद पर था। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आता है कौन, नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1246 से लेकर 66 तक राज किया। को बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटा दिया। यानी बलबन ने षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर किसको बनाया, महमूद, नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। इसके शासनकाल का मुख्य काजी कौन था, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल का मुख्य काजी कौन था, इसके शासनकाल का मुख्य काजी मिन्हाजुद्दीन सिराज, जिसने तबकाते नासिरी लिखी थी। और मिन्हाजुद्दीन सिराज इल्तुतमिश के दरबार का प्रमुख कवि भी था। ठीक है, दरबारी कवि भी था। समझ में आ गई इतनी बात। अब बात करें कि इसी नासिरुद्दीन महमूद को सल्तनत काल का क्या कहा जाता है, औरंगजेब कहा जाता है। नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को 1249 में नायबे ममलियत का पद दिया। ठीक है, नायबे ममलियत का पद अभी हमने बताया था बहराम शाह ने शुरू किया था, और सुल्तान को अधिकार को कम करने के लिए नायबे ममलियत का पद सृजन किया गया। अब देखिए, नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जिसने टोपी बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया है। ठीक है, अब बात आती है बलबन। 1266 से 87 ईस्वी तक शासक रहा दिल्ली का। इसे अमीर शिकार कहा जाता है। बलबन को अमीर शिकार कहा जाता है। अगर बलबन की बात करें तो नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्लूक खां की उपाधि दी। अगर बात किया जाए बलबन को उल्लूक खां की उपाधि किसने दी थी, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। बचपन में बलबन को मंगोल उठा कर ले गए थे, और मंगोलों ने गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ इसको बेच दिया गया था। ठीक है, उस समय उधर गजनी की तरफ गुलामों को बेचा जाता था। तो बचपन में ही मंगोल उठा कर ले गए, और मंगोलों ने इसे गजनी के बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने जमालुद्दीन ख्वाजा से बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा। ठीक है, रजिया के शासनकाल में बलबन जो था अमीर शिकार के पद पर था। ठीक है, इसीलिए बलबन को अमीर शिकार भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसके शासनकाल में अगर दरबारी कवि की बात किया जाए तो कौन कौन थे, अमीर खुसरो, अमीर हसन जैसे विद्वान थे। इसके समय में बंगाल के जो शासक थे कौन थे, तुगरिल खां थे। इसीलिए बलबन को क्या कहा जाता है, तुगरिल कुश कहा जाता है। इसे मलिक मुकद्दिर भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। बलबन ने ही 2 विभाग बनाए। एक गुप्तचर विभाग बनाया जिसको बरीदे मुमालिक कहा जाता है, और दूसरा सैन्य विभाग बनाया जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। 1256 में हलाकू खां से समझौता करके पंजाब में शांति कायम की थी। इसका वास्तविक नाम, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। ठीक है, बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज कहा। बलबन ने अपने को किसका वंशज बताया, अफरासियाब का वंशज बताया। 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है,
सबसे पहले जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसने तुर्काने चिहलगानी का विनाश कर दिया, जिसे किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। बाद में इसी का नाम नायब ममलियत पद का सृजन किया गया। ठीक है। इसने सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी परंपरा की प्रथा की शुरुआत की। यानी अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की, तो बलबन ने की। फारसी रीति रिवाज पर आधारित इन्होंने नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। विरोधियों के लिए इन्होंने लौ एवं रक्त की नीति का क्या किया? पालन किया। यानी जो भी विरोधी होते थे उनको तुरंत ही कुचल दिया जाता था। इसके पोता का नाम था कैकूबाद। कैकूबाद कौन था? बलबन का पोता था, जिसने किलखोरी का किला दिया गया था दिल्ली में। ठीक है। अब बात करें गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था? शमसुद्दीन की उमर से था, जिसका सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। जब शमसुद्दीन अपने राजकाज को नहीं चला पा रहा था, तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना राज्य दे दिया। ठीक है। इसी के समय में जलालुद्दीन जो थे आरिज़ मुमालिक पद पर थे। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस पर थे? युद्ध मंत्री थे। ठीक है। बलबन का पुत्र, बलबन के पुत्र का नाम था बुखरा खां, जिसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है। बलबन का दूसरा पुत्र था कौन? शहजादा महमूद। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की। यहीं पर आपका गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है। तो आज हम गुलाम वंश के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में अब डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के समय में ही क्या हुआ था? नालंदा और औदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाए।